नमस्कार दोस्तों। मुसलमानों से नफरत में अंधे हो चुके लोग क्या क्या कर सकते हैं, उन्हें फंसाने और बदनाम करने के लिए कैसी साजिशें रच सकते हैं, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्नाटक के बेलगावी इलाके से एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर आई है। एक स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल को फंसाने के लिए एक कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से ऐसी साजिश रची गई जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को भी जब इस घटना की जानकारी मिली तो वो भी हैरान हो गए कि आखिर लोगों के भीतर इतनी नफरत क्यों है कि ऐसी हरकतें कर सकते हैं। हुआ दरअसल ये कि बेलगावी के प्राथमिक स्कूल में पानी पीने से 11 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत उपचार के लिए ले जाया गया। फिर स्कूल के ही कुछ बच्चों ने पानी की टंकी से आने वाले पानी से कुछ गंध आने की शिकायत की। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो वाटर टैंक के पास एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल मिली और जब उस बोतल को चेक किया गया तो पता चला उसमें पेस्टिसाइड भरकर लाया गया था। पेस्टिसाइड को वाटर टैंक में डालकर एक तरह से मिला दिया गया। पूरी बोतल पेस्टिसाइड की वाटर टैंक में खाली कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि पानी जहरीला हो गया। वही पानी जब स्कूल के बच्चों ने पिया तो उनकी तबीयत खराब हुई। मूर्छित जैसी अवस्था में 10, 11 या 12 बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल सेंटर ले जाया गया और उनकी जान बच गई। अगर वक्त रहते यह पता नहीं चलता या बच्चों ने नोटिस नहीं किया होता कि पानी में कुछ गड़बड़ है तो पता नहीं क्या अंजाम होता। स्कूल के वाटर टैंक में पेस्टिसाइड मिलाने की यह साजिश क्यों रची गई? स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर सुलेमान गोरे नायक को फंसाने के लिए, ताकि इस घटना के बाद या तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए या फिर उनका तबादला कहीं और कर दिया जाए। साजिश रचने वाला सागर पाटिल कर्नाटक के कुख्यात हिंदुत्ववादी संगठन श्रीराम सेने का स्थानीय नेता है। सागर पाटिल के साथ 2 और लोग इस साजिश का हिस्सा थे। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने स्कूल के ही एक बच्चे को चॉकलेट और 500 रुपये देकर फुसलाया और वाटर टैंक में पेस्टिसाइड मिलाने के लिए उसे तैयार किया। बेलगावी के एसपी के मुताबिक यह साजिश पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी ताकि इलाके में सांप्रदायिक तनाव हो और बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर यह केस सॉल्व हो गया, वरना न जाने क्या होता। अब जरा सोचिए कि एक सरकारी स्कूल में 13 साल से नौकरी कर रहे एक मुस्लिम प्रिंसिपल को फंसाने के लिए नफरती ब्रिगेड ने कैसी साजिश रची जिसका शिकार होकर कई बच्चों की जान जा सकती थी। वक्त रहते इस साजिश का पता चला, वरना प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हो सकती थी। इलाके में दंगे और तनाव जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। सागर पाटिल जैसे लोग समाज के लिए कितने खतरनाक हैं आप समझ सकते हैं। अगर समझना चाहें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर गई है। इस घटना में कई बच्चों की जान जा सकती थी। सीएम ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता की वजह से किसी भी तरह के जघन्य वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। बहरहाल कर्नाटक पुलिस ने सागर पाटिल, कृष्णा मदार और मगन गौड़ा पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे लोग आए दिन पकड़े जाते हैं, उनकी साजिशों का पर्दाफाश भी होता है, लेकिन घटनाएं थमती नहीं है, क्योंकि बीते 10-11 सालों के दौरान देश में ऐसा ही माहौल बना दिया गया है। लोगों के दिलो दिमाग में नफरत की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि इंसान हिंदू मुसलमान के खांचे में बटकर रह गया है। इंसान बाद में है, पहले वो हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी करने में बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता, सांसद, विधायक, मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक जुटे हैं। हवाम में सब नंगे हैं, तरीके अलग अलग हैं। कोई मरने मारने की बात करता है, कोई मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करता है, कोई मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है, कोई 80-20 के नारे देता है, कोई कटेंगे तो बटेंगे के नारे बुलंद करता है, कोई मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करता है। सबका अपना अपना सिलेबस है, अपने अपने सियासी हथियार हैं, लेकिन जड़ें सबकी एक जगह है। सबका मालिक एक है, सबका मकसद एक है, बांटो और राज करो। समझिए, अगर समझना चाहते हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी के भीतर अल्पसंख्यकों का डर पैदा करो, नफरत पैदा करो, उन्हें हाशिए पर धकेलने के लिए हर वो तिक्रम करो ताकि उन्हें एहसास हो कि देश में रहना है तो मोदी मोदी करना है। सालों भर देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती है जो बेचैन करती है, जिन्हें पढ़ सुनकर लगता है कि देश कहां जा रहा है। देश के सत्ता पर काबिज लोग अब कितना हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। चैनलों पर हर वक्त हिंदू मुसलमान का एजेंडा तो चलता ही रहता है। सालों भर लोगों के जहन में नफरत इतनी भारी मात्रा में पैबस्त की जा रही है कि अगर अपने दिमाग से काम न लें तो चलते फिरते नफरत के पुतलों में तब्दील हो जाए हम सब। सत्ता और मीडिया की जुगलबंदी ने देश को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि कई बार लगता है कि अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। अभी 8-9 दिन पहले ही पुणे से एक परेशान करने वाली खबर आई थी और ऐसी खबरें आती रहती हैं।
पता चला कि करगिल युद्ध के एक पूर्व फौजी के रिश्तेदार के घर आधी रात को भीड़ घुस गई और उन्हें बांग्लादेशी बताने लगी, उनसे पहचान पत्र की मांग करने लगी। भीड़ ने महिलाओं और बच्चों को जगाया। आधी रात को सबने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड दिखाया। परिवार के सदस्यों ने, फिर भी उन्हें बांग्लादेशी बताया जाता रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वहां सादे कपड़ों में पुलिस भी थी, लेकिन किसी ने उस भीड़ को रोका नहीं। परिवार के सदस्यों को रात में ही थाने ले जाया गया। यह सब उस परिवार के साथ हुआ जिनकी 3 पीढ़ियां भारतीय सेना में रही हैं। इस परिवार के सदस्यों ने 1962, 65, 71 से लेकर कारगिल की लड़ाई में जांबाजी दिखाई है। बावजूद इसके मुस्लिम होने की वजह से इन सबको परेशान किया गया। परिवार के एक सदस्य ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, हमारा परिवार सीमाओं पर देश की सेवा करता रहा है, तमाम दुश्मनों से लोहा लिया है। मेरे चाचा 1971 के युद्ध में घायल हुए हैं। यह अफसोस की बात है कि हमने देश के लिए इतना कुछ कुर्बान कर दिया और हमसे सबूत मांगा जा रहा है। पुणे जैसे शांत शहर में हम 64 सालों से रह रहे हैं, हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। हमारे 5 साल के बच्चों को रात में जगाया गया। पुलिस ने हमें रात के 2 बजे थाने क्यों बुलाया? क्या हम हिस्ट्री शीटर हैं, माफिया हैं, या फिर हमारे खिलाफ आतंकवादी टैग है या मकोका का कोई मुकदमा है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? कायदे से मीडिया को इस परिवार की तरफ से सवाल महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया के लिए ऐसे सवाल मायने नहीं रखते। मसला मुस्लिम से जुड़ा जो है। ऐसी खबरें देख सुनकर हम जैसे लोग परेशान होते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ें भी कितना असर कर पाती है पता नहीं। अभी खबर आई कि जून के पहले हफ्ते में जब गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए या म्यांमार के रोहिंग्या या और नेपाल के कहीं के घुसपैठिए अगर किसी हिस्से में हैं उन्हें पकड़ा जाए और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके लिस्ट बने डिपोर्ट किया जाए, और यह होना भी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से वहाँ जो बंगाल के रहने वाले बांग्ला भाषी लोग हैं, बांग्ला भाषी परिवार, माइग्रेंट वर्कर्स जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, काम करते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी पकड़ धक्कर हो रही है, मारपीट हो रही है। ऐसी खबरें कई मैंने बीते हफ्ते दिखाई। गुरुग्राम जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहाँ ऐसे 1200-1400 परिवार जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों के वो परिवार जो माइग्रेंट मजदूर हैं, जो तरह तरह के काम करते हैं, घरों में झाड़ू पोछा से लेकर प्लम्बर से लेकर और साफ सफाई से लेकर हाउसकीपिंग तक, वो सब के सब 1200-1400 परिवार छोड़कर चले गए पुलिस के डर से। इतना पुलिस की तरफ से वहां धरपकड़ की जाने लगी सिर्फ इसलिए कि वो बांग्ला बोलते हैं और शक के बिना पर कि बांग्लादेशी। कहा गया लगभग 400-500 लोगों को डिटेन किया गया। उनमें से 10 या 12 या 15 हो सकता है बांग्लादेशी मिले हों, लेकिन बाकी वो जो लोग, जो सैकड़ों लोग जिन्हें परेशान किया गया, वो लोग जिनकी पिटाई की गई, वो लोग जिनका आरोप है कि उनसे पैसे लिए गए छोड़ने के बदले, और छोड़ा तभी गया जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। और इतना माहौल डर का बनाया गया कि जैसा कि मैंने कहा 1200-1400 परिवारों का पलायन हो गया। वो तस्वीरें मेरे कैमरे में कैद हैं। बसों में लद कर वो गरीब मजदूर जो 10 साल, 15 साल, 8 साल, 12 साल, 16 साल, 20 साल पहले जो गुरुग्राम आए थे, जो घरों में, सोसाइटियों में, मकानों में या अलग अलग कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी में तरह तरह का काम कर रहे थे, झुग्गी में, स्लम में रहते थे, उनके रहने की अवस्था उन झुग्गियों में मैं गया, जिसे देखकर लगता है कि ऐसे 8 बाय 8 की उस झुग्गी में, टीन शेड में, इस गर्मी में 42-45 डिग्री में, बरसात में कैसे रहते होंगे। लेकिन वहां रहकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तरह तरह के काम करते थे। उन सब लोगों को सजा ये मिली क्योंकि वो बांग्ला भाषी हैं, क्योंकि उन सब के बीच घुसपैठियों की तलाश के नाम पर इतना डर बना दिया गया कि वो सब लोग, बहुत सारे लोग परिवार छोड़कर चले गए। लोगों को पीटा गया, उनकी तस्वीरें आई, खबरें आई, और वहां भी सवाल पूछा गया कि हमारा कसूर क्या है, क्योंकि हम बांग्ला भाषी हैं, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। एक बच्ची हमें मिली थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ। मैं चाहता हूं एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये एक ज्वाइंट वेंचर है सत्ता प्रतिष्ठान का, हिंदुत्ववादी संगठनों का और मीडिया का। और इस ज्वाइंट वेंचर ने, ये साझा उपक्रम ने देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि आप सोचने भी उसी तरह से लगते हैं, आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करने लगता है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल न करते हुए आप नफरती एजेंडा जो आपके दिमाग में पैबस्त किया गया है, और उसी नफरती पुतले की तरह सोचने लगते हैं कि हाँ, ये बंगाली बोलते हैं, ये बांग्ला बोलते हैं, इनका नाम मुस्लिम है, फातिमा है, सुलेमान है, सुल्तान है या कुछ भी है, तो ये जरूर बांग्लादेशी होगा। और मेरी उस रिपोर्ट के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाँ, ये बांग्लादेशी हैं, वाकई इन्हें सही इनका इलाज किया जाए, यहाँ से भगाया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल इसी देश में है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग ज़िलों में रहने वाले लोग
हम जितने भारतीय हैं, आप जितने भारतीय हैं, उतने वो भी भारतीय हैं। हमें जितना संविधान ने अधिकार दिया, आपको जितना अधिकार दिया, उतना अधिकार उन्हें भी है। फर्क ये है कि पश्चिम बंगाल के हैं, बांग्ला बोलते हैं, मुस्लिम हैं, इसलिए आप बांग्ला भाषी मुस्लिम होने की सजा उन्हें अगर दे रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कार्रवाई की तरफ से, इसका कार्रवाई जो की जा रही है इसका मतलब क्या है? उस लड़की की आवाज़ मैं चाहता हूं एक बार सुनिए, उनके सवालों को सुनिए, क्योंकि ऐसे सवाल सुने जाने चाहिए बार बार। आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर इधर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, अब मेरी मेहनत का क्या होगा फिर? अभी बताइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मेरी चीज़ों का? अभी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं तो कॉलेज नहीं जा रही, डर का माहौल है। मेरे पापा बोल रहे हैं अभी हम गांव चले जाएंगे, अगर गांव चले गए तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे 12 साल की मेहनत का क्या होगा? मेरा भाई पढ़ रहा है यहाँ पे 7th क्लास में, उसका क्या होगा? हम सब चले जाएंगे, हमारे काम का क्या होगा? हमारे खर्चे का क्या होगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर कल को मेरे पापा को कोई ले गया यहाँ पे से, तो मैं किसको बुलाऊंगी? आप तो चले गए रिपोर्टिंग करके, नहीं, मैं पर आगे तो का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा कौन मेरी लेगा तो सीमा हमारे? है, मैं पत्रकार हूँ। हाँ जी, फिर भी मेरा नंबर दे के जाना, अपना भी नंबर देना। हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि आपके पास सारे सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र हैं। तो अगर आपको लगे कि तंग किया जा रहा है, आप कॉल करिएगा, हम लोग आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बेटे, आपने जो सवाल पूछा बहुत वाजिब है। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के एक काम पे चले जाते हैं तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पे ले जाते हैं, किस लिए लेके जाते हैं, कितने दिन तक रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, कहाँ ले गए कि अब तो ऐसा है, बोल लेके जाते हैं, फिर पैसा भी मांगते हैं। तो हम कहाँ से लाएंगे? अभी तो हमारा काम नहीं चल रहा है, काम बंद है, कोई भी काम पे नहीं जाता है यहाँ पे, सबका काम बंद है, डर के हमारे सब घर पे बैठे हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप आइडेंटिफाई करिए बांग्लादेशी को। वी आर नॉट बांग्लादेशी, वी आर इंडियन, वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बस यही क्वेश्चन है। यहाँ पे हम 20 साल से रह रहे हैं, हमने इस शहर को, इस कचड़े से शहर को, मेरे मम्मी पापा ने, इन सब लोगों ने इतना डेवलप किया। अब जब ये डेवलप्ड हो गया तो उन्होंने हमें बदले में क्या दिया? कुछ नहीं। अब हम खाली हाथ आए थे, अब हमें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। अब देखिए, इन बच्चों के साथ ये भी कितना वाजिब सवाल ये पूछ रही बच्ची। और एक मुश्किल ये भी है कि जिसने 15 साल 20 साल यहाँ काम किया, उसके पास कोई नौकरी है या किसी भी तरह का रोजी रोजगार का अपना जरिया है, अचानक यहाँ से उखड़कर वहाँ जाना, जहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ आए थे 15-20 साल पहले, वहाँ कुछ है कि नहीं पता नहीं, वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे अगर यहाँ से जाना पड़ा तो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करेंगे, और वहाँ पे कोई डेवलप, वहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है। सरकार हमें कुछ करे यहाँ का, हमें बस इतना ही उम्मीद है कि हमारा उम्मीद ना टूटे यहाँ से, बस हम और कुछ नहीं चाहते। कमा लेंगे, खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको चेकिंग करना है, आप आओ, चेकिंग करो, ले जाओ, सब कुछ करो, बट इट डजंट मैटर कि आप आए, किसी को उठा के लेके गए, कहीं पे भी एक अनआइडेंटिफाइड जगह ले चले जाते हो, मारपीट करते हो, फिर छोड़ देते हो। ये कौन सी लीगल है? ये कौन सी लॉ है? ये किसी लॉ में नहीं आता। बड़े होके पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सपना तो डॉक्टर था, बट अभी सपनों का क्या? नहीं, ऐसे अभी सपना तुम्हारा नहीं टूटेगा। हाँ, तो अगर गांव चले जाएंगे तो फिर सपनों का कुछ नहीं है ना। डॉक्टर बनना चाहते हो? हाँ जी। तो एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हो? हाँ, अभी मेरा ड्रॉपर बैच है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ उसकी। एमबीबीएस की तैयारी? हाँ जी। चलो बेटा, हम लोग दुआ करेंगे कि आपके सपने पूरे हों और हम लोग कुछ भी किसी तरह की मदद कर सके। नंबर जरूर देना बच्चे को, बेटे की तरह हो आप, बच्चे की तरह। शुक्रिया, थैंक यू बेटा। थैंक यू। ऐसे बहुत सारे परिवार छोड़कर गए, अब वो कब लौटेंगे? 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। और जैसा कि आपने सुना कि कैसे जिस परिवार के सारे लोग फौज में थे, कई लोग जिस परिवार की 3 पीढ़ियां फौज की सेवा करती रही, फौज में रही है, उस परिवार को भी बांग्लादेशी घोषित करते हुए या बांग्लादेशी होने के शक में आधी रात को उस परिवार को परेशान किया गया। तो अब यहाँ इनका क्या कसूर, जो गरीब मजदूर है? और ये एक नफरत के एजेंडे के तहत हो रहा है, और ये मैंने जैसा कि कहा साझा उपक्रम है, सब शामिल हैं इसमें, मीडिया भी, सरकारें भी, पार्टी भी, सत्ताधारी पार्टी भी।
और इसी का नतीजा है कि पुलिस को भी ये ताकत मिलती है, क्योंकि उसे पता है कि बीजेपी सरकारों का एजेंडा क्या है। अभी एक खबर आई थी जुलाई में ही, जो आपको याद होगा कोविड के समय चैनलों पर खबर लगातार चली थी कि तबलीगी जमात ने कैसे कोरोना फैलाया। कोरोना के जो फैलाने की वजह तबलीगी जमात के लोग बने। और चैनलों पर मुझे अगर उस समय की बात अगर याद करूं तो मार्च 2020 में, अप्रैल में, मई में, जून में सैकड़ों घंटे का नॉन स्टॉप कवरेज हर चैनल पर चला था। सैकड़ों घंटे का, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े एंकर्स लगातार, क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले थे और उन्हें अब कोविड, भारत में कोविड फैलाने का गुनहगार मान रहे थे, चैनल मान रहे थे। और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का जुलाई में, 18 जुलाई को, जिसमें तबलीगी जमात के 70 सदस्यों के खिलाफ केस रद्द, कोरोना फैलाने का था आरोप। हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और कहा कि सभी तथ्यों और आरोपों की जांच करते हुए इन व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था या किसी प्रकार से कोरोना वायरस फैलाने की नीयत या जानकारी के साथ बाहर निकले थे। यह हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर या चार्जशीट में कहीं यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता कोविड-19 पाए गए थे या उन्होंने लापरवाही से या गैर कानूनी तरीके से वायरस फैलाने के इरादे से बाहर निकलने की कोशिश की। इन चार्जशीट को जारी रखना न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह न्याय के हित में नहीं है। ये मरकज के लोग थे जिन्हें बदनाम किया गया, साजिश की गई उनके खिलाफ, और बड़े बड़े चेहरे, जैसा कि मैंने कहा, चूंकि तबलीगी जमात के लोग उस मरकज में मौजूद थे और लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही वो थे, इसलिए माना गया कि ये जमावड़ा जो है ये यहाँ आया है और ये घूम घूम कर ये महामारी फैला रहा है। इस तरह की बात की गई, जिसे कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं बीते 11 साल में, 10 से 11 साल में हुई है, और बीते 5-6 साल में कई बार हम जैसे लोग, 5 साल होने जा रहे हैं, कई बार ऐसे वीडियो किए। लेकिन क्या इसका फर्क होता है? जैसा कि मैंने कहा, सत्ता प्रतिष्ठान और इसका साझा उपक्रम। बुलडोजर की घटनाओं पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके, किन्हें टारगेट किया जाता रहा, कैसे किया जाता रहा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पर बात हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप जिस तरह से बुलडोजर से मकानों को ढहाते हैं, यूपी से लेकर, मामा से लेकर और बाबा के राज में, हालांकि मामा अब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लेकिन वो घटनाएं होती रहीं कई साल तक। जब धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं, हनुमान जयंती, तब क्या होता है हम देखते हैं किस तरह से हिंदुत्ववादी जत्थे, किस तरह से वो लोग जो कथित तौर पर धार्मिक यात्रा का हिस्सा होते हैं, वो किस तरह से हथियारों से लैस होकर और क्या उत्पात मचाते हैं, उसकी तस्वीरें हमने देखी। अभी सावन का आखिरी सोमवार कल ही बीता है। सावन के महीने में कई जगह से ऐसी खबरें आई। सावन के महीने में आप धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो आपके भीतर इतनी हिंसक प्रवृत्ति कैसे पैदा होती है कि कहीं भी मौका देखते हैं और मारपीट और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि सरकार और सत्ता ऐसी है जो ऐसी प्रवृत्तियों को हवा देती है। तभी तो पश्चिमी यूपी में पिछले साल नाम पूछकर मकान, जितने ढाबे वाले, ठेले वाले, सबको अपनी पहचान के साथ नाम लिखो, पोस्टर लगाओ, अपना नेम प्लेट लगाओ, ताकि पता चले कि ये सुलेमान का है या संजय का है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। तो देश में ऐसी स्थिति है, हम जैसे लोग कई बार परेशान होते हैं, अपनी बात कहते हैं, ये मानते हुए कि शायद कुछ तो कहीं तो असर हो रहा होगा। फिलहाल हम लोग अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा काम आप लोग भी कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।